हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन। हम इनिशिएशन देखेंगे यूकेरियोट्स में। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन देखा है। तो बेसिकली ट्रांसलेशन का इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला पार्ट बताया था कि जो कॉमन होता है इन दी प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो जो डिफरेंस आता है यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन प्रोसेस में, वो इनिशिएशन लेवल पर होता है। तो आज का जो लेक्चर यहाँ पर होगा वो होगा इनिशिएशन इन यूकेरियोट्स। ठीक है, तो अब ये जो लेक्चर आपका है, आप इसके लिए बुक रेफर कर सकते हो, व्हाट्सएप बुक है। इसके अलावा आपके ना एक और बुक है जो आप रेफर कर सकते हो, विच इज जीन लुई। जीन लुई 12th एडिशन है। ठीक है, 12th एडिशन है, अच्छी बुक है। इसमें भी यहाँ पे ट्रांसलेशन के जो फैक्टर्स है ना, ट्रांसलेशन के फैक्टर्स के बारे में काफी अच्छा बताया हुआ है। तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज वॉटसन 7th एडिशन। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी है, सीएसएनेट के लिए भी है। तो कुछ भी क्वेरी है तो आप अपनी पोस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, आपको फैकल्टी वहाँ पर आंसर करेगी। ऐसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सीएसएनेट का भी है और टीचिंग एग्जाम्स का भी है। तो फर्दर जो भी आपको मतलब वीडियोस देखनी है यूट्यूब पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर अपडेशन के लिए फॉलो कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में जो हम बेसिकली करने वाले हैं, हम क्या क्या कवर करेंगे। हम पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन में होता है वो हम बेसिक्स यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, स्टेजेस क्या क्या यहाँ पर होती हैं, और फिर यहाँ पर इनिशिएटर फैक्टर्स के बारे में। अब देखो, जो यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन है, यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में जो इनिशिएशन प्रोसेस है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स में आप लोगों को याद है, प्रोकैरियोट्स में हमने 3 फैक्टर्स किए थे, IF1, IF2 एंड IF3, ये किया था ना। यहाँ पर इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे जो मेजर यहाँ पर फोकस आपको करना है वो फैक्टर्स के बारे में करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो डायरेक्टली फैक्टर्स से ही क्वेश्चन बनेंगे कि ये फैक्टर किसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर होगा, ट्रांसलेशन में भी जो हम बेसिकली स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं वो है इनिशिएशन इन यूकेरियोट्स। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक में देखो क्या आएगा। अब इनिशिएशन है, अब ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट होगा टीआरएनए मॉलिक्यूल होगा, एमआरएनए रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट होगी राइबोसोम। ठीक है, इतना तो हमें अभी तक बेसिक क्लियर होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में कि ट्रांसलेशन की 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, अगर हम देखें तो टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोम। अब हम यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो यूकेरियोट्स में यहाँ पर हमारा आएगा यूकेरियोटिक एमआरएनए। ठीक है, ये आएगा यूकेरियोटिक एमआरएनए। अब ये जो यूकेरियोटिक एमआरएनए है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, ये हमने पहले भी देखा है। अब एक जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि जो यूकेरियोटिक एमआरएनए होता है, इट हैज नो एसटी सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स में आता है, प्रोकैरियोट्स में हमने किया था, क्या होता है एसटी शाइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, बट यूकेरियोट्स में एसटी सीक्वेंस नहीं होते। तो अब जो यूकेरियोटिक एमआरएनए होगा, इसमें यहाँ पर क्या है, 5' एंड डी होगा, 3' एंड आएगा, 5' एंड पर यहाँ पर क्योंकि कैपिंग प्रेजेंट होगी, 5' कैप होगा, 3' एंड पर यहाँ पर टेलिंग होगी, टेल यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे स्टार्ट कोडन प्रेजेंट होगा, ऐसे यहाँ पर स्टॉप कोडन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा ORF। और हमने किया है कि जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो एक ही होता है, क्योंकि जो यूकेरियोटिक एमआरएनए है इट इज मोनोसिस्टोनिक। याद है ना सबको, ये मोनोसिस्टोनिक होता है। यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे 5' UTR और ये प्रेजेंट होंगे 3' UTR, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा यहाँ पर एमआरएनए आता है। अब ऐसे अगर हम देखें कि जो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, अब जो यूकेरियोट्स होगा, यूकेरियोट्स में और जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें जो ट्रांसलेशन का बेसिक फीचर होता है इट इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो यहाँ पर होगा इज सेम। सेम मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही में ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडन। ठीक है, स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडन की रिक्वायरमेंट है, एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक इनिशिएटर
टीआरएनए, ठीक है, स्पेसिफिक इनिशिएटर कोडॉन एंड रिक्वायर्ड है यहाँ पर इनिशिएटर टीआरएनए। अब जब हम स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है AUG, जो एक कॉमन इनिशिएटर कोडॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इनिशिएटर कोडॉन यहाँ पर आएगा AUG। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर टीआरएनए की यहाँ पर बात करें, जो हमारा इनिशिएटर टीआरएनए होगा, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अब यूकैरियोट्स में जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है, दिस टीआरएनए आई इज इनिशिएटर। अब ये टीआरएनए होता है मिथोनिन लिंक होगा टीआरएनए, ठीक है। अब देखो एक मेजर डिफरेंस क्या है। अब आप लोगों को प्रोकैरियोट्स का याद है, प्रोकैरियोट्स में हमने इनिशिएटर टीआरएनए किया था, वहां पर फॉर्मालेटेड मिथोनिन प्रेजेंट होता है, फॉर्मालेशन होती है मिथोनिन की, तो फॉर्मल मिथोनिन और ये टीआरएनए चार्ज्ड होता है विद द फॉर्मल मिथोनिन। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यहाँ पर फॉर्मालेशन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो इनिशिएटर टीआरएनए होगा इट इज मिथोनिन चार्ज्ड, ठीक है। ये कैसा होगा, मिथोनिन चार्ज होता है, यहाँ पे फॉर्मालेशन नहीं होती, तो एक बेसिक डिफरेंस ये यहाँ पर आता है। अब इसके अलावा जब हमने प्रोकैरियोट्स किया था, तो प्रोकैरियोट्स में हमने इनिशिएटर टीआरएनए के कुछ फीचर्स किए थे कि इनिशिएटर टीआरएनए में ऐसे कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ फीचर प्रेजेंट होता है व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द इलोंगेशन टीआरएनए। अब ऐसे जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली जब यीस्ट में हम देखते हैं, तो यीस्ट का जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है इट हैज टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो ये देखो, साथ साथ हमें ना रिलेट करना है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का कंपैरिजन करेंगे तभी हमें थोड़ा याद हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यूकैरियोट्स के इनिशिएशन को समझने के लिए पहले प्रोकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स इनिशिएशन में हमने किया था टीआरएनए का स्ट्रक्चर, वहां पे किया था, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स वहां पर बताए थे। फॉर्मालेशन इंपॉर्टेंट बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स के केस में होता है, बट यूकैरियोट्स के केस में फॉर्मालेशन नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, मिथोनिन चार्ज्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ पर आया, मिथोनिन चार्ज्ड होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन यीस्ट, अब यीस्ट में जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए हैज 2 यूनिक फीचर्स, ठीक है, जो यहाँ पर यीस्ट में प्रेजेंट होगा। इनिशिएटर टीआरएनए इसके 2 यूनिक फीचर्स होते हैं। अब 2 यूनिक फीचर देखो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, जिसमें पहला तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनिशिएटर टीआरएनए, इट हैज अनयूजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है अनयूजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये होगा यीस्ट का इनिशिएटर टीआरएनए। ऐसे जो सेकेंड फीचर जो यहाँ पर आता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर आती है ये जो इनिशिएटर टीआरएनए होगा इट इज modified by phosphorylation। यीस्ट इनिशिएटर टीआरएनए कैसा होता है, इट इज मॉडिफाइड होता है। मॉडिफिकेशन यहाँ पे कौन सी है, फोस्फोराइलेशन। अब ये फोस्फोराइलेशन किसके यहाँ पर होती है, फोस्फोराइलेशन ऑफ 2' राइबोस, ठीक है। जो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है, टीआरएनए आरएनए होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, राइबो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उसका जो 2' कार्बन होता है, 2' पर यहाँ पर क्या होती है, फोस्फोराइलेशन की मॉडिफिकेशन होती है। अब ये जो 2' राइबोस जो यहाँ पर होगा, ये किसका यहाँ पर होता है, ये होता है 64th पोजीशन, 64th पोजीशन बेस, ठीक है। तो इनिशिएटर टीआरएनए की 64th पोजीशन पर जो बेस प्रेजेंट होता है, उसका जो 2' राइबोस होगा, राइबोस का जो 2' कार्बन होगा, इसकी होती है फोस्फोराइलेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा यीस्ट में, यीस्ट के इनिशिएटर टीआरएनए में फोस्फोराइलेशन मॉडिफिकेशन होती है। अगर ये फोस्फोराइलेशन ना हो, अगर इनिशिएटर टीआरएनए की फोस्फोराइलेशन ना हो 64th पोजीशन पर जो बेस प्रेजेंट है उसके 2' कार्बन पर अगर फोस्फोराइलेशन ना हो, तो ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है अब ये एज अ इनिशिएटर टीआरएनए की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये अब एज अ इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये इनिशिएशन नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे फोस्फोराइलेशन नहीं होगी तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है फॉर बीइंग द इनिशिएटर टीआरएनए, तब ये इलोंगेशन टीआरएनए की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है।
हमने प्रोकैरियोट्स में भी कुछ किया था फीचर्स, ऐसे यहाँ पे यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। तो हम सिंपल सा इनिशिएशन देख रहे हैं इन दी यूकैरियोट्स। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पता है कि टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, राइबोसोम, ठीक है। तो एमआरएनए में कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी यहाँ पे कोई यहाँ पे आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट या फिर एसटी सीक्वेंस नहीं होता है। नॉर्मल जो हमने एमआरएनए का स्ट्रक्चर किया मोनोसिस्टोनिक वैसा ही होगा। टीआरएनए में यीस्ट के टीआरएनए में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं। वन इसका अनयूजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड सेकंड वन मॉडिफिकेशन इज द फोस्फोराइलेशन। कहां पर होगी? 2' राइबोस पर होगी। किस पोजीशन पर? 64th पोजीशन पर होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम तो हमें पता है कि यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम होगा इट इज एटीएस राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पर एटीएस आ जाएगा जिसमें यहाँ पर सब यूनिट्स होंगी 60 एंड 40s सब यूनिट्स, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए जो हम यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स हैज मोर फैक्टर देन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, इनमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे हैव यूकैरियोट्स, दे हैव मोर फैक्टर्स देन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इनके पास ज्यादा फैक्टर्स होते हैं देन द प्रोकैरियोट्स। तो ये तो एक डिस्टिंक्शन यहाँ पर होता है बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स इनिशिएशन। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, मतलब जो इनिशिएशन प्रोसेस है यहाँ पे क्या क्या स्टेजेस होते हैं या फिर क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्टेजेस। अब इनिशिएशन टोटली डिफरेंट होती है यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। अब स्टेजेस में देखो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, पहला तो ये कि यहाँ पर क्या होगा, जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटेड टीआरएनए टू स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम always proceed बाइंडिंग टू एमआरएनए। अब एक तो ये याद ही रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब जब हमने इनिशिएशन किया था प्रोकैरियोट्स में तब हमने वहां पर देखा था स्मॉल सबयूनिट, स्मॉल सबयूनिट के साथ आके फैक्टर्स आके बाइंड करता है, स्मॉल सबयूनिट के साथ फैक्टर्स की बाइंडिंग होगी। स्मॉल सबयूनिट की बाइंडिंग भी कहां पर होती है? स्मॉल सबयूनिट के साथ फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे ना। हमने किया था कि ईपीए साइट होती है, ठीक है, वहां पर फिर 3 to 1 फैक्टर्स आके बाइंड करता है। फिर उसके बाद था कि वहां पर क्या करता है, इनिशिएटेड टीआरएनए एमआरएनए आता है। अब प्रोकैरियोट्स के केस में जो इनिशिएटेड टीआरएनए और जो एमआरएनए की बाइंडिंग होती है टू द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, वो कैसा है, वो यहाँ पर कैसा होगा, मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले एमआरएनए आता है कि पहले यहाँ पर इनिशिएटेड टीआरएनए यहाँ पर आएगा, दोनों एक साथ भी आ सकता है या फिर किसी भी ऑर्डर में वहां पे बाइंडिंग हो सकती है। फिर बाइंड करने के बाद स्मॉल सबयूनिट पर कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर आके लार्ज सबयूनिट आके बाइंड करती है, फिर बनता पूरा का पूरा कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनिशिएशन प्रोसेस का पर्पस यहाँ पर क्या होगा, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे करना। तो हम यूकैरियोट्स में भी दिख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एटीएस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा एमआरएनए पर, ठीक है। अब जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, यूकैरियोट्स में जो इनिशिएटेड टीआरएनए होता है इसकी सबसे पहले बाइंडिंग होती है स्मॉल सबयूनिट के साथ। स्मॉल सबयूनिट के साथ बाइंडिंग होने के बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है ये जाके बाइंड करता है एमआरएनए पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये ऑलवेज कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो इनिशिएटेड टीआरएनए है ये ऑलवेज पहले किससे बाइंड करेगा, स्मॉल सबयूनिट से बाइंड करेगा। उसके बाद फिर ये जो स्मॉल सबयूनिट बाइंड विद द टीआरएनए ये आगे जाके फिर किसके साथ बाइंड करता है, एमआरएनए के साथ। बट प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी पहले हम कुछ डायग्रामेटिकली इवेंट्स यहाँ पे देखेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या स्टेजेस यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पे कैसे चलता है, देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहले यहाँ पर ये होगा स्मॉल सबयूनिट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। अब पहले स्टेप मतलब एक स्टेज तो यहाँ पर क्या है जिसमें स्मॉल सबयूनिट जो यहाँ पर होती है,
अब इस स्मॉल सबयूनिट के साथ यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर्स हैं जो बाइंड करते हैं स्मॉल सबयूनिट के साथ। तो ऐसे देखो यहाँ पर स्मॉल सबयूनिट के साथ कुछ फैक्टर्स की बाइंडिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। फैक्टर्स आगे बाइंड कर रहे हैं स्मॉल सबयूनिट के साथ। अब फिर स्मॉल सबयूनिट के साथ जो बाइंडिंग होती है इसके बाद यहाँ पर आके बाइंड करता है टीआरएनए, ठीक है। फिर स्मॉल सबयूनिट के साथ यहाँ पे बाइंडिंग किसकी होगी, ये बाइंडिंग यहाँ पर होती है टीआरएनए की। इनिशिएटर टीआरएनए है जो आगे क्या करता है स्मॉल सबयूनिट के साथ बाइंड करता है। तो अब ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्मॉल सबयूनिट है इसके साथ ये फैक्टर एसोसिएटेड है। इनिशिएटर टीआरएनए भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के साथ यहाँ पर आता है और फिर इस स्मॉल सबयूनिट के साथ यहाँ पर क्या है बाइंडिंग होती है इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या किया इनिशिएटर टीआरएनए। तो एक सेट ऑफ इवेंट होता है जिसमें स्मॉल सबयूनिट के साथ यहाँ पर क्या है फैक्टर्स की बाइंडिंग होगी, देन इसके साथ यहाँ पर क्या करता है इनिशिएटर टीआरएनए आके बाइंड करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक सेपरेट सेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें ये यहाँ पे mRNA है, ठीक है। अब इस mRNA पर ऐसे यहाँ पर 5 प्राइम कैप प्रेजेंट होगी, टेलिंग यहाँ पर होगी। अब इस mRNA पर भी यहाँ पर कुछ क्या करते हैं फैक्टर्स की बाइंडिंग यहाँ पर होगी इस mRNA के साथ भी, ठीक है। अब ये जो mRNA क्योंकि देखो सिंपल था, इस mRNA के साथ आगे बाइंडिंग होनी है स्मॉल सबयूनिट की, तो ये mRNA पहले फैक्टर के साथ बाइंड करके रेडी होता है और फिर यहाँ पर क्या है कि स्मॉल सबयूनिट आके बाइंड करती है। अब ये जो स्मॉल सबयूनिट यहाँ पे टीआरएनए के साथ बाइंड की, अब ये क्या करती है ये जाके इस mRNA के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। और mRNA के साथ जो बाइंडिंग यहाँ पर है वो बाइंडिंग होती है इसके यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर, ठीक है। जो स्मॉल सबयूनिट यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी बाइंडिंग यहाँ पर होगी, इसकी बाइंडिंग होती है 5 प्राइम एंड पर। अब पहला तो जो डिफरेंस है या फिर पहला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये कि फर्स्ट तो यहाँ पर क्या होगा जो टीआरएनए की बाइंडिंग है टू द स्मॉल सबयूनिट इट ऑलवेज प्रोसीड टू द बाइंडिंग टू द mRNA, ठीक है। हमेशा यहाँ पर टीआरएनए जो है वो स्मॉल सबयूनिट के साथ पहले बाइंड करेगा, देन इसकी बाइंडिंग जाकर होगी mRNA पर। अब सेकंड डिफरेंस ये सेकंड जो यहाँ पर होगा वो क्या है या फिर इसको हम प्रोकैरियोट से डिफरेंस भी समझ सकते हैं। फर्स्ट जैसे ये यहाँ पर हुआ, सेकंड क्या होगा। अब प्रोकैरियोट्स का याद है, प्रोकैरियोट्स में हमने क्या किया था कि स्मॉल सबयूनिट की जो बाइंडिंग है कहाँ पर आरबीएस mRNA पर प्रेजेंट है आरबीएस, वहां पे जाके बाइंड करता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अब एज सच कोई सीक्वेंस नहीं होता जहां पे राइबोसोम बाइंड करता है। तो राइबोसोम की जो बाइंडिंग होती है ये कहाँ पर ये 5 प्राइम एंड पर जो कैप यहाँ पे प्रेजेंट है इसके साथ जाके यहाँ पर क्या करता है राइबोसोम बाइंड करता है, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद अब देखो अब ये जो राइबोसोम है फिर ये क्या करता है राइबोसोम मूव करता है और ये करता है यहाँ पे स्कैनिंग, ठीक है। राइबोसोम क्या करेगा स्कैन करता है। अब पर्पस देखो क्या है, पर्पस ये mRNA पर यहाँ पर प्रेजेंट होगा इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन के बिना ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में तो क्या था आरबीएस था, आरबीएस था और फिर हमने वहां पे क्या था कि साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है इनिशिएटर कोडोन प्रेजेंट था, तो डायरेक्टली राइबोसोम की बाइंडिंग ही वहीं पर हो रही थी जहां पे इनिशिएटर कोडोन प्रेजेंट था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो राइबोसोम बाइंड कर रहा है वो डायरेक्टली इनिशिएटर कोडोन पर तो बाइंड नहीं कर रहा, वो एक 5 प्राइम एंड पर जाके बाइंड कर रहा है mRNA की, तो उसको पहले सर्च करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर इनिशिएटर कोडोन है। तो इसके लिए यहाँ पर राइबोसोम क्या करता है स्कैन करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है और यहाँ पर होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग किसके लिए यहाँ पर हो रही है, स्कैनिंग हो रही है टू फाइंड द इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर होता है वो स्टेप और यहाँ पर क्या है कि जो राइबोसोम होगा राइबोसोम करता है स्कैनिंग, ठीक है। अब जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्कैनिंग करेगा मूव करेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट हुआ इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। इनिशिएशन कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट है AUG। अब ये राइबोसोम मूव कर रहा है, जैसे इसको इनिशिएटर कोडोन मिलेगा ये वहीं पे क्या करता है स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वहीं पे रुक जाएगा। वहीं पे स्टॉप होने के बाद फिर यहाँ पर लार्ज सबयूनिट आके बाइंड करेगी, ठीक है। अभी तक लार्ज सबयूनिट नहीं आई थी, अभी तक जस्ट क्या है स्मॉल सबयूनिट की बाइंडिंग हुई है 5 प्राइम एंड पर, फिर स्मॉल सबयूनिट मूव कर रही है स्कैन कर रही है। जब जैसे उसको यहाँ पर क्या मिलेगा इनिशिएशन कोडोन मिलेगा, अब यहाँ पर आके बाइंड करेगी लार्ज सबयूनिट और इस इनिशिएशन कोडोन की प्लेस पर अब यहाँ पे पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ATS राइबोसोम कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये जो इनिशिएटर कोडोन यहाँ पर होगा, ठीक है,
इसको जैसे यहाँ पर क्या मिला, इसको जैसे यहाँ पे मिलेगा ऐसे इनिशिएटर कोडोन मिला जैसे यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट को, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये टीआरएनए यहाँ पे बाइंड होगा और यहाँ पर अब ये बन गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और ये यहाँ पर बना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर इसको समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे समझा जाए तो जो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स में कैसे यहाँ पर इनिशिएशन हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो टीआरएनए के जो बाइंडिंग है इट ऑलवेज प्रोसीड, ये प्रोसीड करती है स्मॉल सबयूनिट के साथ बाइंड करेगा, देन फिर ये दोनों जाके किसके साथ बाइंड करता है, एमआरएनए पर, एमआरएनए कर फिर कहां पे बाइंड करता है, 5 प्राइम एंड पर बाइंड करता है, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग होने के बाद जैसे इन्हें यहाँ पर क्या मिलता है, इनिशिएटर कोडोन मिलता है, इनिशिएटर कोडोन की मिलते यहाँ पे लार्ज सबयूनिट आके बाइंड करती है और फिर यहाँ पर बन जाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमने बहुत ब्रीफ में किया है, हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। इनिशिएटर फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर आते हैं, या राइबोसोम के साथ कौन सा फैक्टर आके बाइंड करते हैं, टीआरएनए के साथ कौन सा फैक्टर आके बाइंड करता है, एमआरएनए पर कौन कौन सा फैक्टर आके बाइंड करता है, क्या फंक्शन इनका यहाँ पर होता है और कैसे फिर यहाँ पर स्कैनिंग होगा और फिर यहाँ पर लार्ज सबयूनिट की आगे बाइंडिंग होती है। बट ये स्टेजेस जो यहाँ पर है, मतलब इसको समराइज अगर देखा जाए तो ऐसे यहाँ पर होती है यूकेरियोट्स में ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जैसे स्टेजेस यहाँ पर हम देखें तो स्टेजेस में यहाँ पे कुछ स्टेजेस मेंशन की गई है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो यहाँ पर आता है पहला, इसमें यहाँ पे क्या दिया, पहले तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसके साथ यहाँ पर बनता है, विद द 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, ठीक है। 5 प्राइम एंड के साथ यहाँ पर एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन यहाँ पर किसके साथ होती है, मिथुनिन टीआरएनए, और ये टीआरएनए यहाँ पे कौन सा इनिशिएटर, यहाँ पे जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ना, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है कि जो एमआरएनए होगा, इस एमआरएनए के साथ यहाँ पर आके कौन बाइंड करते हैं, फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एमआरएनए पर जो फैक्टर की बाइंडिंग होती है तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ऐसे सेकंड यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड ये है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना, विद द मिथुनिन टीआरएनए इनिशिएटर, इनिशिएटर टीआरएनए है। अब सेम ऐसे इनिशिएटर टीआरएनए के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना ना, ये एक्चुअल में फैक्टर प्लस में यहाँ पर किसकी बाइंडिंग यहाँ पर हुई है, स्मॉल सबयूनिट। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग बन रहे होते हैं, एक एमआरएनए पर फैक्टर्स की बाइंडिंग पूरी होती है और साथ में यहाँ पर एक स्मॉल सबयूनिट के साथ फैक्टर की बाइंडिंग अलोंग विद टीआरएनए यहाँ पर आता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर अब यहाँ पर जो ये एमआरएनए फैक्टर कॉम्प्लेक्स है, अब ये जाकर क्या करता है, ये बाइंड करता है टू दी मिथुनिन टीआरएनए इनिशिएटर फैक्टर कॉम्प्लेक्स। जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा, देखो ऐसे समझो, फर्स्ट तो यहाँ पर ये स्टेप हो रहा है कि जिसमें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बोला जा रहा है, ये है मिथुनिन इनिशिएटर आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मिथुनिन इनिशिएटर टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है। सेकंड यहाँ पर क्या बन रहा है, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। और फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके किसके साथ यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ये इस एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेज में यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जो स्टेजेस मेंशन है उसमें क्या कि यहाँ पे एक एमआरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, एक यहाँ पे इनिशिएटर टीआरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, फिर ये कॉम्प्लेक्स जाके किसके साथ जाके बाइंड करता है, इस एमआरएनए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद फिर यहाँ पे जो राइबोसोम है वो क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एमआरएनए की स्कैनिंग होगी फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू फर्स्ट एयूजी, और फर्स्ट एयूजी यहाँ पर क्या है, इट इज द इनिशिएशन कोडोन। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या चल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा स्कैनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, इनिशिएटेड टीआरएनए जो यहाँ पर होगा, इसने किसको डिटेक्ट कर लिया, इसने डिटेक्ट किया एयूजी को एज अ स्टार्ट साइट यहाँ पे डिटेक्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पर होती है जॉइनिंग ऑफ 60 सबयूनिट और यहाँ पर फिर हमारे पास बनता है कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, मींस यहाँ पर अब ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस क्या क्या है, सबको समझ में आया ना, सब एक बार रिवाइज करो, ठीक है, सब लोग याद करो कि पहले यहाँ पर क्या है, दो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं, एक एमआरएनए पर फैक्टर की बाइंडिंग है, वहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक स्मॉल सबयूनिट के साथ फैक्टर की बाइंडिंग है कॉम्प्लेक्स, प्लस में वहां पर क्या है, इनिशिएटेड टीआरएनए। फिर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है एमआरएनए के साथ, बाइंडिंग हुई, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या चला, स्कैनिंग हुई। स्कैनिंग होने के बाद किसको ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट एयूजी मतलब इनिशिएशन कोडोन को।
जैसे इनिशिएशन कोडोन मिलेगा अब फिर आके कौन बाइंड करेगा, अब बाइंड करेगा 60 सबनेट, लार्ज सबनेट आके बाइंड करेगी और यहाँ पे बन जाएगा कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आती है स्टेजेस जो इनिशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो जो फैक्टर्स यहाँ पर हम करेंगे ना, हम फैक्टर्स यहाँ पर 3 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में कैसे, पहला तो फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर बाइंड्स टू स्मॉल सबयूनिट। फर्स्ट हम देखेंगे फैक्टर बाइंड्स टू स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के साथ कौन कौन से फैक्टर्स है जो आके बाइंड करता है, ऐसा हम नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स बाइंड टू इनिशिएटेड टीआरएनए, फिर हम देखेंगे फैक्टर बाइंड्स टू एमआरएनए। तीन टाइप के इनिशिएटर फैक्टर्स आप बोल सकते हो, मतलब 3 लोकेशन पर बाइंडिंग है 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। एक इनिशिएटर फैक्टर की बाइंडिंग है स्मॉल सबयूनिट के साथ, फिर इनिशिएटर फैक्टर की एक बाइंडिंग है टीआरएनए के साथ, इनिशिएटेड टीआरएनए, और एक यहाँ पर जो इनिशिएटर फैक्टर्स है इनकी बाइंडिंग है टू दी एमआरएनए। तो 3 सेट्स में यहाँ पर फैक्टर्स देखेंगे। तो पहला सेट हमारा यहाँ पर है ऐसे इनिशिएटर फैक्टर्स जो स्मॉल सबयूनिट के साथ बाइंड करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, स्मॉल सबयूनिट के साथ जो बाइंडिंग फैक्टर्स होंगे ना, वो यहाँ पर आते हैं EIF यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर। यहाँ पर आता है EIF1, ठीक है, और होगा EIF3 और आता है EIF5। 1, 3, 5 जो है ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्मॉल सबयूनिट के साथ बाइंड करते हैं राइबोसोम के। ठीक है, अब ये जो EIF1 होगा इसमें भी हमारे पास एक आता है EIF1 और एक आता है EIF1A। E यहाँ पर स्मॉल होगा, यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करा, IF यहाँ पे इनिशिएटर फैक्टर, तो इसमें यहाँ पे 1 और आता है 1A। फिर ऐसे जब आप 5 यहाँ पे देखते हैं तो 5 में भी हमारे पास एक आता है EIF5 और एक आता है EIF5B। ठीक है, एक आएगा EIF5 और एक आता है EIF5B। 3 में आगे कोई वेरिएंट नहीं होता, 3 सिर्फ 3 एक अकेला ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका फंक्शन देखे तो अब फंक्शन में अब जैसे यहाँ पे 1 और 1A, अब पहला तो ये जो 1 और 1A होते हैं, ये जो इनिशिएटर फैक्टर्स आते हैं, these factors are homologous to bacterial या प्रोकैरियोटिक IF1। अब याद है हमने किया था IF1, 2, 3 जब हमने प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन की थी, तो IF1 का फंक्शन क्या था, IF1 का फंक्शन था क्या, यहाँ पर इनिशिएटेड टीआरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करना टू दी ए साइट, क्योंकि हमें पता है कि जो इनिशिएटेड टीआरएनए है वो पी साइट पर बाइंड करता है, वो ए साइट पर बाइंड नहीं करता, तो ए साइट पर बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए फैक्टर हमने किया था IF1। तो सेम ऐसा यहाँ पे इनका भी रोल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इनका भी फंक्शन यहाँ पर क्या है, इनका फंक्शन होगा प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटेड टीआरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं टू ए साइट, कि ए साइट पर इनिशिएटेड टीआरएनए बाइंड ना करे, तो उसके लिए फैक्टर यहाँ पर आता है 1A। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट है 3। अब ये जो 3 होता है ना, इसका जो साइज है इट इज लार्ज एज साइज ऑफ स्मॉल सबयूनिट। जितना स्मॉल सबयूनिट का साइज है ना उतना ही बड़ा ये फैक्टर होता है IF3। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ लार्ज सबयूनिट। लार्ज सबयूनिट की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये भी किया था, जो हमने प्रोकैरियोट्स में भी किया था, प्रोकैरियोट्स में भी IF3 का फंक्शन यही था कि वो क्या करता है, लार्ज सबयूनिट की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर रहा था। सेम यूकैरियोट्स में भी EIF3 का फंक्शन होता है प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ लार्ज सबयूनिट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है 5। अब इसमें यहाँ पर EIF5। अब ये जो EIF5 है
ये हमारे पास यहाँ पर होता है GTPase, ठीक है, ये एक GTPase प्रोटीन है। GTPase प्रोटीन मतलब ये GTP को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, GTPase प्रोटीन होगा। अब ये GTPase प्रोटीन है, अब ये क्या करता है, GTPase प्रोटीन यहाँ पे किसके लिए होगा, इट इज फॉर EIF2। तो जो इनिशिएटर फैक्टर 2 है, 2 अभी हम आगे देखेंगे, इनिशिएटर फैक्टर 2 के लिए ये होता है GTPase, ठीक है, तो GTP को हाइड्रोलाइज करता है। अब ऐसे EIF5B, ठीक है, EIF5B। अब ये जो फैक्टर यहाँ पर होता है ये है लार्ज सबयूनिट रिक्रूटमेंट फैक्टर। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है लार्ज सबयूनिट को रिक्रूट करना, ठीक है। 3 प्रिवेंट करना था बाइंडिंग ऑफ लार्ज सबयूनिट, 5B ये लार्ज सबयूनिट को रिक्रूट करते, तो ये लार्ज सबयूनिट रिक्रूटमेंट फैक्टर होगा। इसी के साथ ये जो 5B है, 5B एक टाइप का ना GTP बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है, ठीक है, ये GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। और ये जो यहाँ पर होगा EIF5B ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू इनिशिएटर tRNA, ठीक है, इनिशिएटर tRNA के साथ बाइंड करता है। अब हम इनिशिएटर tRNA के फैक्टर्स भी देखेंगे, तो उसमें से 5B एक फैक्टर होता है जो इनिशिएटर tRNA के साथ बाइंड करता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो स्मॉल सबयूनिट होते हैं, स्मॉल सबयूनिट के साथ जो फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं कौन कौन से, यहाँ पर होते 1A 3 5 5B। 1A का फंक्शन यहाँ पर क्या, इनिशिएटर tRNA को प्रिवेंट करना, ए साइट पर ना बाइंड करे। 3 का यहाँ पर होगा लार्ज सबयूनिट को प्रिवेंट करना। 5 यहाँ पर एक GTPase प्रोटीन है EIF2 फैक्टर के लिए, और जो 5B है ये लार्ज सबयूनिट रिक्रूटमेंट फैक्टर होता है जो लार्ज सबयूनिट को रिक्रूट करता है, और प्लस में ये इनिशिएटेड tRNA के साथ भी बाइंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स किए अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो किए, एक हमने किया EIF1 1A, ठीक है, फिर 3 यहाँ पर आया, फिर ये 4 और ये 5। तो हमने 5 फैक्टर्स है जो अभी हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो ये फैक्टर जो हमने यहाँ पर किए हैं ये आते हैं फैक्टर्स बाइंडिंग टू स्मॉल सबयूनिट। अब ऐसे नेक्स्ट अब हम जो करेंगे, नेक्स्ट अब होगा फैक्टर्स बाइंडिंग टू tRNA। tRNA भी यहाँ पर क्या है, इनिशिएटर tRNA, ठीक है। अब इनिशिएटर tRNA के साथ जो फैक्टर आके बाइंड करता है इट इज EIF2, ठीक है, EIF2। अब ये जो EIF2 है इट इज हेट्रोट्राइमर GTP बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, हेट्रोट्राइमर GTP बाइंडिंग प्रोटीन। अब आप लोगों को याद है हमने प्रोकैरियोट्स में भी IF2 किया था, वो IF2 में GTP बाइंडिंग प्रोटीन था बट वो मोनोमरिक प्रोटीन था। और ये प्रोटीन कैसा है, ट्राइमरिक प्रोटीन है, हेट्रोट्राइमर मतलब 3 सबयूनिट से कंसिस्ट होगा। वो जो EIF2 था वो मोनोमरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन था। अब यहाँ पर हेट्रोट्राइमर है, अब यहाँ पर है 3 सबयूनिट। अब 3 सबयूनिट यहाँ पे कौन कौन सी होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 सबयूनिट यहाँ पर आते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब EIF2 में अल्फा बीटा गामा ट्राइमरिक प्रोटीन में होगा। अब इसी के साथ यहाँ पर देखो एक प्रोटीन यहाँ पर और आता है EIF2B, ठीक है, EIF2B। अब ये जो EIF2B है ये क्या होता है, ये होगा ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, इट इज ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। अब ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर किसके लिए यहाँ पर होगा, दिस इज ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर फॉर EIF2। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर किसके लिए यहाँ पर होता है, EIF2 के लिए। देखो यहाँ पर कैसे, अब EIF2 यहाँ पे GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, तो होता क्या है, जो ये EIF2 है जैसे ये GTP बॉन्ड फॉर्म में होगा ये होता है एक्टिव, और जो EIF2 ये GDP बॉन्ड फॉर्म में आया ये होता है इनएक्टिव, ठीक है। GTP बॉन्ड स्टेट में ये एक्टिव होगा और GDP बॉन्ड स्टेट में ये इनएक्टिव होता है, ठीक है।
और इसका जो फंक्शन यहाँ पर होता है EIF2 का, इसका फंक्शन होगा एस्कोर्ट इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इनिशिएटर टीआरएनए को एस्कोर्ट करना, क्योंकि इनिशिएटर टीआरएनए कहां पर आके बाइंड करेगा, स्मॉल सबनेट के साथ। तो इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ स्मॉल सबनेट, इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ EIF2 जीटीपी बाउंड स्टेट में बाइंड करता है, वो टीआरएनए फिर आके स्मॉल सबनेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब इस जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो EIF2 रिलीज हो जाता है अपने जीडीपी स्टेट में, ये इनएक्टिव होगा तो ये क्या करते हैं, रिलीज होगा। अब इसके जीडीपी को एक्सचेंज करने के लिए भी तो कोई प्रोटीन चाहिए ना। अब ये ऐसा तो नहीं कि अब हमेशा अपने जीडीपी स्टेट में रहेगा, जीडीपी को जीटीपी में तो कन्वर्ट करना है ना। अब जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोटीन यहाँ पर आएगा वो आता है EIF2B। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास ये है EIF2। ठीक है, ये यहाँ पर है जीडीपी स्टेट में, और ऐसे EIF2 ये है जीडीपी स्टेट में। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा, जीडीपी से जीडीपी में चेंज होगा। अब जीडीपी से जीडीपी में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हो रही है जीटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर है जीटीपी हाइड्रोलिसिस, और इसकी जीटीपी हाइड्रोलिसिस को करने के लिए अभी हमने फैक्टर किया, वो कौन सा फैक्टर है, EIF5 बताया था। 5 यहाँ पर कैसा होगा, जीटीपीज है, जीटीपीज किसके लिए, EIF2 के लिए। ठीक है, अब ऐसे, अब ये जो यहाँ पर है जब अपने जीडीपी स्टेट में आया, अब इसको वापस से जीटीपी में भी कन्वर्ट करना है, तो इसको जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा फैक्टर आता है, EIF2B। ये यहाँ पर क्या है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, और ये यहाँ पर क्या है, गैप, जीटीपीएस प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जीटीपीएस प्रोटीन यहाँ पर हुआ, 5 यहाँ पे जीटीपीएस हुआ, और 2B यहाँ पर क्या है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, जिससे ये अपनी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा अपनी एक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जो यहाँ पे EIF2 है ये ट्राइमरी प्रोटीन होगा, अल्फा बीटा गामा 3 सबयूनिट्स यहाँ पर आते हैं। 2B ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है फॉर द फैक्टर EIF2। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा फैक्टर्स बाइंडिंग टू इनिशिएटेड टीआरएनए। अब एक तो 2 यहाँ पर है जो यहाँ पे बाइंड करता है विद द इनिशिएटेड टीआरएनए, इसी के साथ यहाँ पर एक फैक्टर जो अभी हमने पहले किया है। ठीक है, एक फैक्टर और यहाँ पर कौन सा आ जाता है जो इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ आके बाइंड करता है, वो है EIF5B। तो EIF5B भी यहाँ पर क्या करता है, इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ बाइंड करता है, बट सबसे पहले जो बाइंडिंग होगी वो 2 की होती है। तो जो 2 आके बाइंड करता है ये इनिशियल स्टेज में आके बाइंड करता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो यहाँ पर इनिशिएटेड टीआरएनए होगा इसके साथ जो फैक्टर की बाइंडिंग होती है वो 2 की है, और फिर जो EIF5B है ये आता है इन लेटर स्टेजेस, बाद में आकर जो बाइंड करता है वो आता है फैक्टर EIF5B। ठीक है, ये एक ऐसा यहाँ पर होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे अब ये 2 GTP देखो ऐसे यहाँ पर है, अगर देखो ये EIF2 along with GTP, अब ये फैक्टर बाइंड करता है विद द इनिशिएटर टीआरएनए। ये यहाँ पर क्या है, इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, अब इनिशिएटर टीआरएनए, फैक्टर 2 एंड जीटीपी, 3 कंपोनेंट यहाँ पर हो गए ना, एक इनिशिएटर टीआरएनए, सेकेंड ये फैक्टर, और थर्ड यहाँ पर क्या है, जीटीपी। तो ये यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, इट विल बी टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए 3 फैक्टर्स हैं, 3 प्रोटीन्स हैं, एक आरएनए, 2 प्रोटीन यहाँ पर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, 2 प्रोटीन भी नहीं, एक आरएनए है, एक प्रोटीन और एक जीटीपी, एक न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड कर रहा है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग है, तो यहाँ पर बनता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो ये फैक्टर यहाँ पर आता है व्हिच बाइंड्स टू इनिशिएटर टीआरएनए। फैक्टर्स याद हुए, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को ना, क्योंकि थोड़ा सा फैक्टर्स हैं। इससे पहले बताया था 5 फैक्टर्स हमने किए हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे, 1 1A फैक्टर्स किए थे ना यहाँ पर 1 1A, फिर 3 बताया, 5 5B, 5 फैक्टर्स यहाँ पे किए। फिर यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर आया हमने किया 2 और 2B। तो अभी तक 7 फैक्टर्स हैं जो हम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे अब हम नेक्स्ट देखेंगे mRNA। ठीक है,
ये आपका जीन बुक से दिया हुआ, ठीक है, जीन बुक का डायग्राम है। अब इसमें देखो यहाँ पे EIF3 है, ठीक है, ये क्या करता है, मेंटेन्स फ्री फोर्टियस सबयूनिट, मतलब लार्ज सबयूनिट की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे EIF2 ये किससे कंसिस्ट है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर है EIF2, ये अपने GDP स्टेट में है, 2B आया, इसको किसने कन्वर्ट कर दिया, GDP स्टेट में। अब ये एक्टिव स्टेट यहाँ पर आ गई GDP, फिर ये एक्टिव स्टेट किसके साथ जाके बाइंड कर दिया है, tRNA के साथ, इनिशिएटेड tRNA, और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो अभी हमने किया वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशिएटर फैक्टर बाइंड्स टू mRNA, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा इनिशिएटर फैक्टर बाइंड्स टू mRNA। mRNA के साथ देखेंगे, अब mRNA के साथ जो फैक्टर बाइंड करते हैं वो आता है EIF4F, फैक्टर यहाँ पर आता है EIF4F, ठीक है। अब ये जो EIF4F है, अब ये जो यहाँ पे प्रोटीन होता है, ये जो फैक्टर यहाँ पर होता है, ये आगे इसमें ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ठीक है, ये आगे फर्दर 3 फैक्टर से कंसिस्ट होगा। अब इसमें 3 फैक्टर देखो कौन कौन से यहाँ पर आता है, EIF4E, EIF4G, EIF4A। 4F जो है, 4F आगे फर्दर 3 फैक्टर से कंसिस्ट होता है EGA, तो हम बोल सकते हैं ये ट्राइमरिक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक ट्राइमरिक कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर F फैक्टर होगा जो बाइंड करता है विद द mRNA, ठीक है। तो आप ऐसे समझो यहाँ पे 4 फैक्टर्स आए, EIF4, तो जैसे हमने 1 भी किया, EIF1, 2 भी किया, 3 भी किया, 5 भी किया, यहाँ पर अब 4 आया, इन्हीं के वेरिएंट्स की, 1 का क्या किया, 1, 1A, 2 का हमने किया 2, 2B, 3 का कुछ नहीं था, 5 का हमने किया 5, 5B, ठीक है। 4 का यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4F है, 4F एक कॉम्प्लेक्स है, आगे ये 3 आगे और फैक्टर से कंसिस्ट होता है, कौन कौन सा, EGA, ठीक है। अब इसमें जो E फैक्टर यहाँ पर होता है, E यहाँ पर है टैप बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, E है टैप बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंड करता है 5 प्राइम कैप के साथ, 5 प्राइम जो मिथाइल कैप होती है इसके साथ बाइंडिंग होती है 5 प्राइम मिथाइल कैप, ठीक है, 4E। अब ऐसे जो 4G है ये होता है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ अदर प्रोटीन्स आके लिंक करते हैं, ठीक है। तो जो 4G यहाँ पर होगा इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर लिंकिंग होती है, लिंकिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स, तो अदर स्कैफोल्ड की तरह काम करते हैं जिसके साथ और प्रोटीन्स आके बाइंड कर सकते हैं। अब जो A यहाँ पर होगा, A होता है, A यहाँ पर होगा हेलिकेज, ठीक है, ये हेलिकेज है, हेलिकेज जो क्या करता है, अनवाइंड्स mRNA, ठीक है, अनवाइंडिंग में रोल प्ले करता है mRNA की, क्योंकि बेसिकली देखो जैसे mRNA यहाँ पर कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ना स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि सिंपल सा देखो एक लीनियर सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर हुआ ना, सिंगल स्ट्रैंडेड है, बेसिस प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है ना, तो ये ऐसे स्टैम लूप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो mRNA में जनरली ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे ना स्टैम स्ट्रक्चर बन जाता है, बेस पेयरिंग होती है, स्टैम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब जब राइबोसोम को आगे मूव करना है mRNA पर, तो इस स्टैम स्ट्रक्चर का ऐसा हर्डल होगा ना, हर्डल यहाँ पर होगा, तो उसको यहाँ पर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो हेलिकेज एंजाइम आता है जो क्या करेगा, इस स्टैम वाले स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होने ब्रेक करेगा और इस mRNA को स्टेट में लेकर आएगा, इसकी जो स्टैम लूप स्ट्रक्चर है इसे क्लीव करता है, ठीक है, इसमें रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमने देखा 4F में 4E, G और A। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट EIF4G,
EIF और G ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू टू फैक्टर्स मोर, ये क्या करता है, टू अदर फैक्टर्स के साथ बाइंड करता है, बाइंड्स टू टू फैक्टर्स मोर। तो G स्कैफोल्ड प्रोटीन है बट ये दो और फैक्टर के साथ और बाइंड करता है। अब दो फैक्टर और कौन से यहाँ पर आते हैं, अब एक तो यहाँ पर होता है EIF4B, ठीक है, हमने यहाँ पे A किया था, अब यहाँ पे B का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स हेलिकेज एक्टिविटी को EIF4A, ठीक है, ये 4A की हेलिकेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने में रोल प्ले करता है 4B, तो 4B के बिना 4A अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है PABP, याद करो हमने पहले भी किया है, PABP यहाँ पर होगा पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। देखो कैसे कहां पर हम करते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पर ये टेल की, ठीक है, यहाँ पर ये 3' एंड यहाँ पर है 3' एंड टेल और ये 5' यहाँ पे कैप, तो जो 3' एंड टेल यहाँ पर होती है इसके साथ यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं जिन्हें बोला जाता है PABP प्रोटीन। तो PABP पोली बाइंडिंग प्रोटीन है, यूकैरियोटिक mRNA में जो पोली ए टेल प्रेजेंट होती है इसके साथ बाइंडिंग होती है कुछ प्रोटीन्स के, PABP बोलते हैं। तो जो G होगा, G इन PABP प्रोटीन के साथ भी बाइंड करता है, तो इन PABP प्रोटीन को भी एज अ इनिशिएशन फैक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर देखो कौन कौन से यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर किया है 4E 4G 4A, फिर यहाँ पे 4B, तो 4 में यहाँ पे GEAB या ABGE जैसा आपको लगता है वैसे याद कर लो। एक हमने PABP किया, ये तीन किसके यहाँ पे पार्ट है, ये है F के पार्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स की लिस्ट कौन कौन से यहाँ पर हमने की 1A 2 2B 3 4 में यहाँ पे कौन कौन से किए, 4 यहाँ पर आता है EGAB, ठीक है, EGA किसका पार्ट है, ये F का, ठीक है, ये किया। फिर 5 में भी 5B, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फैक्टर आता है। अगेन यहाँ पर दिया हुआ फैक्टर्स के बारे में, तो ये आएगा EIF4F, ठीक है, 4F यहाँ पे हेट्रोटाइमर बताया, हेट्रोटाइमर कंसिस्ट ऑफ 4G अभी बताया जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन है, 4E मिथाइल कैप के साथ बाइंड करता है, मिथाइल कैप मतलब यहाँ पे कैप बाइंडिंग प्रोटीन, 4A हेलिकेज जो अनवाइंड करता है 5' स्ट्रक्चर को मतलब mRNA के स्ट्रक्चर को, 4G टू फर्दर फैक्टर के साथ बाइंड करता है, 4B which stimulates the 4A हेलिकेज एक्टिविटी, PABP जो पोली ए टेल के साथ बाइंड करता है। अब देखो ये यहाँ पे mRNA का ये 5' एंड और ये 3' एंड पे यहाँ पर ये प्रेजेंट है PABP, ठीक है, PABP की ये बाइंडिंग है। तो देखो यहाँ पे 4E A B और G, तो और G यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर और यहाँ पे दोनों के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा यहाँ पर एक लूप फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है mRNA के G की वजह से, क्योंकि G यहाँ पर 5' एंड और 3' एंड दोनों के साथ इंटरैक्ट करे, तो यहाँ पे एक जो mRNA है वैसे लूप बनाता है, या फिर ये mRNA यहाँ पर हो जाता है सर्कुलराइज, ये सर्कल फॉर्म में यहाँ पर mRNA आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जो भी यहाँ पे फैक्टर्स थे हमने फैक्टर्स को कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखो हमने इससे पहले हमने बेसिक स्टेप भी देख लिए थे, स्टेजेस यहाँ पे क्या क्या होंगे, हमने देख लिया था कि ओवरव्यू की कैसे यहाँ पर होगा, हमने ऐसे यहाँ पर फैक्टर्स भी देख लिए। अब हम इन दोनों को साथ में कर देंगे, ठीक है। जैसा बताया था स्मॉल सबनेट के साथ फैक्टर्स आके बाइंड करता है, फिर tRNA के बाइंड करता है, फिर mRNA के बाइंड करता है, mRNA के साथ बाइंडिंग होती है, फिर कॉम्प्लेक्सेस बनता है। अब हम यही जितना भी अभी तक हमने किया इसको डायग्रामेटिकली अब देखेंगे, अब अलोंग विद फैक्टर्स करेंगे। तो पहले हमने जो डायग्राम यहाँ पे किया अब वो अलोंग विद फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर के साथ देखते हैं प्रोसेस यहाँ पे कैसे होती है। तो अब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इनिशिएशन प्रोसेस, ठीक है, कि प्रोसेस यहाँ पर कैसे होती है वो अब हम देखेंगे। तो इनिशिएशन प्रोसेस में हम 2 सेट ऑफ इवेंट करेंगे, एक हमारा इधर राइबोसोम पर चल रहा होगा, एक उधर हमारा mRNA पर चल रहा होगा,
ठीक है। टू सेट ऑफ यहाँ पे देखेंगे इवेंट। तो इसमें यहाँ पे देखो नॉर्मल क्या है ना, अब ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है ऐसे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के यहाँ पे ये 60 सब यूनिट है और ये प्रेजेंट है 40 ये हम तब की बात कर रहे हैं जो प्रीवियस साइकिल का जो यहाँ पे राइबोसोम कॉम्प्लेक्स होगा ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रीवियस साइकिल का जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स अब इसमें यहाँ पर आके बाइंडिंग होगी फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पर आएंगे, फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे EIF1, ठीक है, EIF1A और फैक्टर यहाँ पर आएगा EIF3 और फैक्टर यहाँ पर आएगा EIF5, ठीक है। 5B का बाद में रोल आएगा, 5 फैक्टर यहाँ पर आता है, ठीक है। अब जैसे ये फैक्टर यहाँ पर आया, अब इससे यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट होगी, अब यहाँ से रिलीज हो जाएगी लार्ज सब यूनिट, तो 60 सब यूनिट यहाँ से रिलीज होगी और ये यहाँ पर है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब स्मॉल सब यूनिट में ये साइड होगी EPA, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये साइड्स प्रेजेंट है EPA, ठीक है। अब फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे, फैक्टर्स की बाइंडिंग देखो, अब जैसे यहाँ पर आके बाइंड किया 1A, ये 1A, इसी के साथ यहाँ पे 5, ठीक है, ऐसे। अब जैसे कि बताया था कि जो 3 फैक्टर है इट इज लार्ज एज साइज होगा, किसके जैसा यहाँ पर होगा, ये राइबोसोम के जैसा ही, जिसका राइबोसोम जितना राइबोसोम का साइज होगा उतना यहाँ पे EIF3 का भी होगा, ठीक है। ग्रीन कलर ही आता है, चलो आ गया, चलो ये यहाँ पर आया 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आगे 1A 3 5, क्योंकि 3 जैसे आएगा ये लार्ज सब यूनिट यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि 3 का काम यहाँ पर है लार्ज सब यूनिट को प्रिवेंट करना, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब यहाँ पर अब इसके साथ यहाँ पर आके बाइंडिंग किसकी होगी, TRNA की, ठीक है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स आएगा ना TRNA मिथोनिन, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर बाइंड है GTP, तो ये आया यहाँ पर इनिशिएटर TRNA, ये आया, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग होगी P के साथ, क्योंकि P तो फ्री है ना, तो यहाँ पर अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है ठीक है, ये बाइंड किया है GTP, फैक्टर्स एसोसिएटेड है, ये आया 1, यहाँ पे मैंने 1A लिख दिया ना, ये 1A नहीं होगा, ये फैक्टर यहाँ पे 1 होगा, ऐसे यहाँ पर ये फैक्टर 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, ठीक है, ये 3, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर बनता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर बनता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो स्मॉल सबनेट्स पर यहाँ पर इवेंट्स हुए, इवेंट्स होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो एक सेट ऑफ रिएक्शन ये चल रही है, अब ऐसे यहाँ पर एक सेट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे यहाँ पर होगा, अब हम mRNA पर करेंगे, ठीक है। फाइव प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम पर यहाँ पर कैप है, ठीक है, ये कैप। अब 5 प्राइम में अब ये जो यहाँ पर होगा इस mRNA पर अब यहाँ पे ऐड होंगे फैक्टर, यहाँ पर सबसे पहले आएगा EIF4E, E हमने क्या था कैप बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये यहाँ पर बाइंड के 4E, ठीक है, मैं 4E लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है EIF4E, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड,
अब 4E के बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा EIF4G, क्योंकि G एक स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्डर तो वो यहाँ पर इसके साथ अदर प्रोटीन्स में आके लिंक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके बाइंडिंग होगी 4G की, 4E 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर आके बाइंड करेगा 4G। अब नेक्स्ट बाइंड करता, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 4A, EIF4A, ठीक है, EIF4A। तो अब ये जो mRNA यहाँ पर होगा, अब इसके साथ बाइंडिंग होगी 4E की, 4E ये बाइंड है 4G, अब इसके साथ ये बाइंड है A, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट लास्ट फैक्टर आएगा 4B, EIF4B, ठीक है। मैं यहीं पर बना रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट कर लेना, नेक्स्ट डायग्राम देख लेना। इसी के साथ 4E के साथ ना यहाँ पर ही ऐसे बाइंडिंग होती है B की, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये टेल है 3 प्राइम, ठीक है, टेल यहाँ पर है। अब ये जो टेल है, जैसे टेल पर भी यहाँ पर ऐसे PABP प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर बना, ये mRNA इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज mRNA इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इस 5 प्राइम एंड के साथ जाके बाइंड करेगा, ये कैप है यहाँ पर, ठीक है। इस 5 प्राइम एंड के साथ ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम बनता है ना, अब इसमें यहाँ पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके 5 प्राइम एंड के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट बस ऐसे यहाँ पर बनाएंगे, आप लोग इसे कंप्लीट कर लेना कि कैसे यहाँ पे बनेगा। मैं बस नाम नहीं लिखूंगी, बस एक वैसे कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ कि ये mRNA, ठीक है। अब इस mRNA पर बाइंडिंग किसकी यहाँ पर होगी, स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम यहाँ पर। अब इस स्मॉल सबयूनिट के साथ जो फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 फैक्टर, चलो ये ग्रीन से ही बन गए, बट आप लोग समझ लेना, ये 3 यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये साथ में यहाँ पे 4E, इसी के साथ यहाँ पे 4G, यहाँ पर 4A और यहाँ पर ये होगा 4B, ये 5 प्राइम एंड, ये कैप और ये A, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है PABP, ठीक है। तो अब ये बाइंडिंग हुई 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। अच्छा, tRNA भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर tRNA भी होगा, tRNA के साथ 2 EIF2 GTP बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, मतलब राइबोसोम की बाइंडिंग हुई यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना ये है 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये बनता है 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बना, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, अब होगी स्कैनिंग। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है AUG, अब ये क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, इस AUG को सर्च करेंगे, ठीक है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, यहाँ पर जो स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग के लिए यहाँ पर जिस सीक्वेंस को सर्च किया जाता है वो सीक्वेंस यहाँ पर होता है कोजैक सीक्वेंस।
कोजैक सीक्वेंस मतलब देखो राइबोसोम बाइंडिंग साइट ये शेल डेल्ग्रेनो सीक्वेंस प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में होता है कोजैक सीक्वेंस। तो यूकैरियोट्स में जो कोजैक सीक्वेंस है AUG इसी सीक्वेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है GACC AUG G, ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। अभी देखो इसी सीक्वेंस में यहाँ पर क्या है AUG, ठीक है। तो यहाँ पर कोजैक सीक्वेंस है, तो एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्कैन करते हुए इसी सीक्वेंस को सर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे मिलेगा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करता है जो लार्ज सब यूनिट होते हैं इसकी बाइंडिंग होती है और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे कि यहाँ पे अभी हमने जो इवेंट्स किए बस वो यहाँ पे डायग्राम है। लार्ज सब यूनिट यहाँ पे देखो 1 1A 3 ये सब यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर ये स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंडिंग हुई, tRNA की बाइंडिंग है 2 GTP। ऐसे देखो यहाँ पर mRNA पर 5' कैप पर यहाँ पर E बाइंड किया G A और फिर यहाँ पर B की बाइंडिंग है, ठीक है। फिर ये सब जाके क्या करता है बाइंड करता है, फिर यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये जो अभी राइबोसोम वाला बना। फिर राइबोसोम की बाइंडिंग यहाँ पर होगी, ये बनता है 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये बना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर बनेगा ये 48S बनता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। अब होगी स्कैनिंग में यहाँ पर ये प्रेजेंट है AUG मींस यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा कोजैक सीक्वेंस, जैसे कि AUG स्टार्ट कोडन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसी को सर्च कर रहे हैं और ये बताया था कि A का फंक्शन क्या हेलिकेज है, ठीक है। हेलिकेज फंक्शन देखो यहाँ पर क्या बन रही है, स्ट्रैंड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना, इसको अनवाइंड कर देखो जैसे यहाँ पे A की बाइंडिंग हुई, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था ये अनवाइंड यहाँ पर होके mRNA अनवाइंडिंग हुई और B ने यहाँ पर क्या किया A की हेलिकेज एक्टिविटी को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पर 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी है, ठीक है। अब ये स्कैनिंग होगा। अब हम नेक्स्ट जो इवेंट्स देखेंगे ना, नेक्स्ट देखेंगे जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट कोडन पर पहुंचा AUG तक पहुंच गया, इसके बाद कैसे यहाँ पे लार्ज सब यूनिट की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। जैसे ही इसके साथ आके यहाँ पर रुकेगा, जैसे यहाँ पे AUG के साथ बाइंड करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर होगा, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करती है, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, अब इसमें अब ये जो 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब ये क्या करता है, इट रीच टू स्टार्ट कोडन, ये स्टार्ट कोडन पर रीच करता है, ठीक है। जैसे ये रीच करता है तो यहाँ पर होती है कन्फर्मेशनल चेंजेस इन 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में होती है कन्फर्मेशनल चेंजेस। अब इस कन्फर्मेशनल चेंजेस का रिजल्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए एज अ रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है EIF1 रिलीज करता है, ठीक है। और यहाँ पर होती है GTP हाइड्रोलिसिस ऑफ EIF2 के पास GTP प्रेजेंट है, इसकी GTP हाइड्रोलिसिस होगी। अब GTP हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पर होता है रिलीज ऑफ EIF2 रिलीज करता है अलोंग विद EIF5, क्योंकि हमने 5 किया था, 5 भी क्या है इसका GTPase प्रोटीन, तो यहाँ पर 2 क्या करता है अलोंग विद 5 रिलीज करता है। तो जैसे यहाँ पे पहुंचे कोजैक सीक्वेंस पर स्टार्ट कोडन तक पहुंचे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 और जो 5 फैक्टर है ये तीनों यहाँ से क्या करते हैं, ये तीनों रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पर जो इनिशिएटर tRNA है 2 रिलीज हो गया। अब यहाँ पे साइट मिल गई यहाँ पे बाइंड करने के लिए, तो अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग हो EIF5B। हमने क्या था EIF5B यहाँ पर क्या अनदर इनिशिएटेड tRNA बाइंडिंग फैक्टर है
जो क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंडिंग होता है EIF5B की, ठीक है। अब एक्चुअल में ऐसा होता है, इनिशिएटेड टीआरएनए की जो बाइंडिंग है ये पार्टीशनिंग होती है दो फैक्टर के बीच में। पहला यहाँ पे 2 आके बाइंड करता है, बाद में आके कौन 5B आके बाइंड करता है। अब 5B हमें पता है ये क्या है, लार्ज सब यूनिट रिक्रूटमेंट प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये होगा लार्ज सब यूनिट रिक्रूटमेंट प्रोटीन, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोटीन होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ना यहाँ पर जो ये फैक्टर्स यहाँ पर रिलीज होता है ना, इसी में यहाँ पर और रिलीज हो जाता है EIF3 भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 3 लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर रहा था। 5 भी यहाँ पर क्या करता है, लार्ज सब यूनिट को रिक्रूट करता है। अब जैसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करता है, तो जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, आर रिलीज्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, I5B यहाँ पर आके बाइंड किया, लार्ज सब यूनिट रिक्रूटमेंट प्रोटीन है, लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग हुई, तो आप इसको ना ऐसे कर सकते हो। इससे पहले का अगर हम स्टेप करें ना, इससे पहले के स्टेप में यहाँ पे लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग होगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर होगी लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग। अब जैसे यहाँ पे लार्ज सब यूनिट बाइंड किया, ठीक है, अब यहाँ पर बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 60 सब यूनिट आपके बाइंड की, अब यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इससे यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये बाइंड किया, तो अब यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स जो यहाँ पर होंगे, अदर फैक्टर्स रिलीज, ठीक है। ये फैक्टर क्या करेंगे, रिलीज होंगे, और यहाँ पर बनेगा ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर इनिशिएशन क्या होती है, कंप्लीट। तो इसके बाद के जो स्टेप होंगे वो सब जाएंगे इलोगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 48S पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, स्टार्ट कोडन तक पहुंचा, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशन चेंजेस इन द 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, EIF1 रिलीज होगा, 3 रिलीज होगा, GTP हाइड्रोलिसिस होगी 2 की, और फिर इसी के साथ यहाँ पर क्या करता है, 5 भी रिलीज हो जाएगा। 5 फिर इसके बाद 5B की बाइंडिंग होगी, किसके साथ, इनिशिएटेड टीआरएनए के साथ, लार्ज सब यूनिट रिक्रूट होगी, लार्ज सब यूनिट रिक्रूट हुई, लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग यहाँ पर होती है, फिर बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे अदर फैक्टर्स रिलीज होके अब यहाँ पे बन गया ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन ही मतलब इनिशिएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग से फैक्टर्स अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर राइबोसोम के साथ एक यूनिट चल रही है, फैक्टर्स यहाँ पे चल रहा है, mRNA के साथ बाइंडिंग, फिर यहाँ पे फैक्टर्स क्या करते हैं, रिलीज होता है, ठीक है। अब एक जो यहाँ पर है ना, अब G का याद है आप लोगों को, अब मैंने स्टार्टिंग में G का बताया था कि G के पास यहाँ पर क्या है, G 2 अदर फैक्टर के साथ और बाइंड करता है, एक B के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और एक हमने क्या था PABP, और PABP का एक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जैसे ही G की बाइंडिंग होती है PABP के साथ, तो अब जो यहाँ पर mRNA है वो कैसे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर हो जाता है, एक लूप फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस है वो एक सर्कुलर मैनर में चलते हैं, मतलब mRNA यहाँ पर कैसे सर्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे यहाँ पर होगा, ठीक है, इसको यहाँ पर समझेंगे, देखो कैसे। अब देखो ऐसे यहाँ पर ये mRNA है, अब यहाँ पे इसका E है, ये G है, और ये यहाँ पर क्या है, A। अब देखो ये टेल, अब टेल पे यहाँ पे ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना, ये प्रोटीन यहाँ पर क्या, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो G है ये यहाँ पर किनके साथ, ये इस A प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, PABP के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे अब ये जो mRNA है ये कैसे यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसे सर्कुलर मैनर में अब यहाँ पर जो 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करता है, स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के बाद यहाँ पर क्या है, AUG यहाँ पर फाइंड होगा कोजैक सीक्वेंस में। अब यहाँ पर क्या चलेगा कि अब चल रहा है यहाँ पे इलोंगेशन, ठीक है। अब ये इलोंगेशन की प्रोसेस चल रही है, इलोंगेशन के प्रोसेस में पेप्टाइड चेन के सिंथेसिस यहाँ पर है, पेप्टाइड चेन के सिंथेसिस में यहाँ पर आया स्टॉप कोडन आया, यहाँ पर हुई टर्मिनेशन, ठीक है। अब टर्मिनेशन यहाँ पर हुआ, अब यहाँ से सब यूनिट्स रिलीज हो गई, सब यूनिट्स रिलीज हुई, फिर से यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट में कॉम्प्लेक्स बना, और ये जो प्रोसेस ये कैसे यहाँ पर सर्कुलर मैनर में ही चलती रहती है,
तो बेसिकली जो जी यहाँ पर फैक्टर हुआ, जब ये पी ए बीपी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये इस एमआरएनए को सर्कुलराइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसी सर्कुलर मैनर में इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस जो कंटिन्यू होती है। तो ये यहाँ पर आया इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये रहता है इस पूरी प्रोसेस का कि यहाँ पर ना इजी फाइंडिंग होती है, मतलब बहुत जल्दी से यहाँ पे जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना वो यहाँ पे बाइंड कर जाता है, तो बेसिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये क्या करती है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, मतलब यहाँ पर जो इसको ढूंढना होता है ना वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एडिशन है, बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे इनिशिएशन, इनोवेशन और टर्मिनेशन जो यूकेरियोट्स में चल रही होती है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा केस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इनिशिएशन कंप्लीट है। तो इनिशिएशन सबको समझ में आ रहा है। तो हमने फैक्टर्स कौन कौन से किए, अगर हम फैक्टर्स यहाँ पे देखें, ठीक है, एक समराइज यहाँ पर करना है कि हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से मेन फैक्टर्स का याद है, ठीक है। फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो फैक्टर्स यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमने किए। हमने किया EIF1, EIF2, EIF3, EIF4, EIF5, ठीक है। अब वन में यहाँ पर वन में हमने दो फैक्टर किए थे ना, 1 और 1A। EIF1, EIF1A। 2 में 2B। 3 में नहीं किया था, EIF4F। इसमें EIF4G, EIF4E, EIF4A अलग से और EIF4B, ठीक है। 5 में EIF5, EIF5B। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमने किए हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में, ठीक है, यूकेरियोट्स ट्रांसलेशन में। फैक्टर्स का रोल यहाँ पे देख लेना, 1, 3, 5 हमने स्मॉल सबनेट के साथ किए, 2 tRNA के साथ, 2 tRNA के साथ होगा, 1 स्मॉल सब यूनिट, 3B स्मॉल सब यूनिट। 4 फैक्टर्स हमने किए, 4 वाले mRNA, और ये भी यहाँ पर आया स्मॉल सब यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर किए हैं नंबर ऑफ फैक्टर, और इसी के साथ हमारा इनिशिएशन इन यूकेरियोट्स कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, क्लियर होगा सबको। सो ये हमारा ट्रांसलेशन का इनिशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इतना पार्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन में होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट्स वाला पार्ट, इलोंगेशन, टर्मिनेशन किया, तो ये हमारा इनिशिएशन वाला पार्ट यूकेरियोट्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो रिवाइज करना, ठीक है, समराइज फॉर्म में यहाँ पर देखना जो भी इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स में डिफरेंस होता है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल।